औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9 कंटेंट पब्लिशर। ये बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। इस होल एक्सरसाइज में आपकी बस यही कैलकुलेटिंग होनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। आपने बस ये समझना है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है और इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप किस तरह से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने यहाँ पर जस्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ़ टाइम्स एन इवेंट हैज़ अकर्ड। मतलब ये कि जो इवेंट होगा, जो भी आपका, वो कितनी दफ़ा अकर हुआ है और नंबर ऑफ़ टाइल्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। डेट्स इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और समझते हैं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द सीकिंग सीजन in Malam Jabba, there has been sample snowfall suitable for skiing in 37 of the last 50 years। ठीक है, यहाँ पर आपने खुद से इस चीज़ को समझना है कि असल में उन्होंने हमसे क्या बात की है। सो डिटरमाइन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एडुकेट स्नोफॉल एट द स्टार्ट ऑफ द skiing सीजन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 50 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या होंगे, 50। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स सुइटेबल फॉर सैम्पल स्नोफॉल। ठीक है, सैम्पल स्नोफॉल इज़ 37। ठीक है, इन्होंने कहा है 37। अच्छा, नाउ डिटरमाइन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारी बात हो रही है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर देखा जाए तो आपके पास जो है वो है नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स suitable for sample snowfall और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स होगा। ठीक है, आपने उस लिहाज से टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है, उस लिहाज से आपने खुद ही ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये आ जाएगा 37 ओवर 50 और आपने क्या करना है, इसको मज़ीद कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा 0.75। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं RF लिख रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज फॉर्म, तो परसेंटेज फॉर्म में लिखने के लिए आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं और पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो वो बन जाएगा 75%। तो इसका मतलब ये है कि 10 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एडुक्वेट स्नोफॉल इज़ 75%। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ कॉइन नोन टू बी अनइवनली वेट हैज़ बीन फ्लिप्ड 100 टाइम्स। ठीक है, मैं साथ साथ इंफॉर्मेशन को लिखती जाऊंगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फ्लिप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स, तो वो उन्होंने कहा 100 टाइम। उसके बाद उन्होंने कहा रिजल्टिंग इन 79 इंस्टेंसेस ऑफ लैंडिंग ऑन हेड्स। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉइन्स लीडिंग ऑन हेड्स, मतलब कि जब 100 टाइम्स उन्होंने कॉइन को फ्लिप किया और उसमें जो हेड कितनी बार आया उन्होंने बताया, वो हेड जो है 79 बार आया है। तो उन्होंने कहा है कंप्यूट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइन शोइंग हेड्स अपॉन लैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जो कि आपका बन जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स लीडिंग
ऑन हेड्स, ठीक है, लीडिंग ऑन हेड्स, और उसके साथ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फ्लिप, ठीक है। जो आप लिखोगे उसी को आपने उसी के मुताबिक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना के आपने इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को उसके मुताबिक आपने जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपके पास 79 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज़ 0.79। तो आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, ये वाली लाइन सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइन शोइंग हेड अपॉन लीडिंग इज़ 79%। क्यों? क्योंकि आप लोग बच्चे तो हो नहीं अभी इतने, ज़ाहिर है माशाल्लाह क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब डेसिमल में होगा तो डेसिमल को हम जब कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो हमारे पास कैसे फॉर्मूला होता है, किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन अ सीरीज ऑफ 8 मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड ओवर द एकेडमिक ईयर, अली हैज़ स्कोर्ड हाईएस्ट इन द क्लास 3 टाइम्स, ठीक है, हाईएस्ट। अब इन्होंने कहा इन अ सीरीज ऑफ 8 मैथमेटिक्स एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मैथ्स एग्जाम्स हुए, ठीक है, कितनी दफ़ा मैथ्स एग्ज़ाम कितनी दफ़ा हुए, 8 दफ़ा। तो नंबर अलीज़ हाई स्कोर, ठीक है, आ जाएगा अलीज़ हाई स्कोर जो कि आपके सामने है, उसने 3 टाइम्स लिए, ठीक है। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो टेबल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ अलीज़ हाई स्कोर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैथ्स एग्जाम्स, ठीक है। आपने खुद से ये जनरेट करना है, आपको बता दिया था किस तरह से आप कर सकते हैं। तो 3/8 और 3/8 0.375। सो 10 आप लिख लें आंसर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अली अचीविंग द टॉप स्कोर इज़ 37.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अब आपका। इसी तरह देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर मुझे लगता है फिर से इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास आ जाना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है और ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो मैं इसकी बुक निकाल लूँ और बुक पे पहले कंफर्म कर लूँ। जी हाँ जी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 नॉट 5, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। यहाँ पर है अ फार्मर इन पंजाब हैज़ सोन अ वाइड फील्ड for a prosperous harvest. The crop requires at least 500 mm of rainfall during the spring season. Historical weather data indicates that this level of rainfall has been achieved in 27 of the last 60 years. तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो बात हो रही है वो है नंबर ऑफ ईयर्स रेनफॉल, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स रेनफॉल दैट इज 60 और नंबर ऑफ ईयर्स with at least 50 mm के उस पर रेनफॉल हुई है और वो हुई है 27, ठीक है, 27 ईयर्स आउट ऑफ किसे लास्ट 60 ईयर्स। तो इसकी डिटरमाइन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग सफिशेंट रेनफॉल, ठीक है। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, रिसीविंग sufficient rainfall, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी नंबर ऑफ ईयर्स
at least 500 mm rainfall divided by total number of years of rainfall, ठीक है, ऑफ रेनफॉल। तो चलें देखते हैं हम कितने हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 0.45। दैट्स relative frequency of receiving sufficient rainfall is 45%, ठीक है। पार्ट 2 में इन्होंने कहा है experiencing insufficient, ठीक है, insufficient रेनफॉल। ये नीचे करके लिख रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा फिर खिचड़ी बन जाती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ना हम थोड़ा सा जो है ना क्लियर काम करें तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। एक्सपीरियंसिंग इनसफिशिएंट रेनफॉल क्या हो जाएगा, तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग, तो आप क्या करोगे, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 100% डिवाइडेड बाय 45%, मतलब ये कि 100% हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर देखें सफिशेंट की वो 45% थी, तो इसका मतलब ये कि हम 100% से 45% निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा किसकी, इनसफिशेंट की। सो थस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपीरियंसिंग insufficient rainfall is 55%, सिंपल, ठीक है। चलें इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिमेंबर, ठीक है। आउट ऑफ 300 कार्स, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या बात की है, टोटल नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, इंस्पेक्टेड वो है 300। उन्होंने कहा है आउट ऑफ 300 कार्स इंस्पेक्टेड एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, 12 हैव बीन आइडेंटिफाइड विद ब्रेक डिफेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कार्स विद ब्रेक डिफेक्ट्स कितनी उन्होंने बताई है, 12, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार बीइंग फाउंड विद डिफेक्टिव ब्रेक्स एंड एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, नंबर ऑफ कार्स विद ब्रेक डिफेक्ट्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्स इंस्पेक्टेड। तो ये आ जाएगा कैसे, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास 12/300। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12/300 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। अब उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ऐड करूँगी ये वाली लाइन, जो कि मैंने कहा था अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया तो मैं मस्ट ऐड करूँगी, ताकि एग्जामिनर को देखने वाला ये समझे कि इसको ये बात समझ आई है बच्चे को। तो वो हो जाएगी 4%, और एंड पे मैं इसका आंसर लिख दूंगी, थस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स विद डिफेक्टिव
ब्रेक इज़ 4%। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें इन्होंने कहा है इन अ सर्वे ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट एकेडमीज, ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व डैट आउट ऑफ 150 प्लेयर्स टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 150, 36 were left-handed batsmen, number of left-handed batsmen, ठीक है, and that is 36. So determine the relative frequency of cricketers who has left-handed. So we are going to find out relative frequency, that is number of left-handed batsmen divided by total number of players। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 36 ओवर 150 डैट इज इक्वल टू 0.24। सो thus relative frequency of left-handed batsman 24%। ठीक है, इज 24%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, ड्यूरिंग अ लोकल कंसिस्टेंसी पोल 2000 इंडिविजुअल्स वर सर्वेड अबाउट द पॉलिटिक प्रेफरेंसेस, आउट ऑफ देम 1050 expressed support for the incumbent party, 875 favored the position and the rest were undecided। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फिर आपने करनी है। तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख लूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ जो वोट होंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट 200 कह रहे हैं, 2000। तो नंबर ऑफ वोटर्स पोलिंग की गई। तो पोलिंग में जाहिर है वोटर्स की बात होती है कि कितने वोटर्स होंगे। तो इन्होंने कहा है कि एक पार्टी को जो सपोर्ट मिली है वोटर से वो 1550, अगले को नंबर ऑफ वोटर्स सपोर्टिंग, अगली पार्टी जो हो अपोजिशन में थी उस पार्टी को कितने मिले, 875। ठीक है, उसके बाद एक और पार्टी नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ अनडिसाइडेड। ठीक है, अनडिसाइडेड वोटर्स, नंबर ऑफ अनडिसाइडेड वोटर्स तो क्या हो जाएगा, 2000 से माइनस 2000 माइनस 1050 और 875, तो वो हो जाएंगे 75। तो ये आपके पास कैलकुलेशन किसकी आ जाएगी, नंबर ऑफ अनडिसाइडेड वोटर्स की। अच्छा, सबसे पहला पार्ट आपके पास है कि वोटर्स सपोर्टिंग द इनकम्बेंट पार्टी। ठीक है, आपने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ वोटर्स सपोर्टिंग पार्टी इनकम्बेंट पार्टी, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स से कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय की लाइन लगा दी तो ये आ जाएगा 1050 आपके सामने उन्होंने बताया था। तो डिवाइड 2000 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.525। सो दैस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सारा लिख लीजिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वोटर सपोर्टिंग। तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वोटर्स सपोर्टिंग 52.5%। ठीक है,
इसी तरह पार्ट 2 की तरफ, वोटर्स फेवरिंग द ऑपोजिशन। ठीक है, अब आपने इसकी निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वोटर्स फेवरिंग द अपोजिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स से, तो आपके पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 875 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4375। दैस relative frequency of voters favoring the opposition is 43.75%। ठीक है, इसी तरह पार्ट 3 है हमारे पास, वोटर्स who were undecided। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वोटर्स who were undecided divided by total number of voters। तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 75 डिवाइडेड बाई 2000। तो ये आ जाएगा 0.0375। थस relative frequency of voters who were undecided is 3.75%। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब historical weather data over the past 25 years indicates that there is an average of 2 rainy days each November in Murray. A tour company offers day trips to Murray for Pakistani rupees 15,000 with a refund guarantee in case of rain. What is the relative frequency of rain days in November expressed as a percentage? If the tour company books 1200 trips for November, how many refunds can they expect to issue based on the relative frequency? ठीक है, historical data over the अब यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ नवंबर, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ नवंबर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 25 ईयर्स, उस 25 ईयर्स में इन्होंने सिर्फ हमसे नवंबर की बात की है। ठीक है, गलती से भी ये ना करना कि यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिख दें 25, तो वो गलत हो जाएगा। इन्होंने हमें नवंबर की बात की है और बाद में इन्होंने कहा है कि हमारे पास इंडिकेट हुआ कि डैट देयर इज़ एन एवरेज ऑफ 2 रेनी डेज। तो इसका मतलब है नवंबर के अंदर 30 डेज़ होते हैं, तो वो हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, हम अगेन एक्सप्लेनिंग कि हमारे पास इन्होंने रेनी डेज़ की बात की थी, तो रेनी डेज़ मंथ के अंदर आते हैं, ईयर के अंदर उन्होंने कैलकुलेट करने को नहीं कहा था। इन्होंने नवंबर का एक मंथ दे दिया जो 25 साल से रिकॉर्ड हो रहा है, नवंबर ओनली। तो इसी वजह से ये नंबर टोटल नंबर ऑफ डेज़ बन जाएगा। तो नंबर ऑफ रेनी डेज़ किसमें, नवंबर में। ठीक है, इन नवंबर 2। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने कहा किसकी पहले निकालनी है,
पार्ट 1 कर लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेनी डेज, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नंबर ऑफ रेनी डेज इन नवंबर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ नवंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/30 जो कि इक्वल आ जाएगा 0.0667। तो यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी in percentage form is 6.67%. Thus, relative frequency of rainy days in November is 6.67%. इसी तरह पार्ट 2 की बात हो रही है। इफ़ द टूर बुक्स 1200 ट्रिप्स फॉर नवंबर, तो हाउ मैनी रिफंड्स कैन दे एक्सपेक्ट टू इशूड। सो नंबर ऑफ रिफंड्स क्या हो जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स हो जाएगा, ऑफ ट्रिप्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो ये आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट की और साथ में ट्रिप्स हो जाएगा 1200, तो ये आ जाएगा 80। सो इन्होंने कहा था 10 द टूर कंपनी कैन एक्सपेक्ट 80 रिफंड्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे वो कितने एक्सपेक्ट करेंगे इशू, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने निकालना है, क्योंकि जो हमने निकाल लिया ना उसकी बेस पे उन्होंने बात की थी, जो हमने निकाली है। तो ये जो हमने निकाली थी इसकी बेस पे इन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ़ रिफंड्स हमें क्या करना है, फाइंड करना, हाउ मैनी रिफंड्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये आ गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हमने किया अभी, 8 और अब 9, ठीक है। सोशल टीम प्लेस 40 मैचेस, ठीक है, ओवर अ सीजन एंड द रिजल्ट्स विन लॉसेस एंड ड्रॉज, ठीक है, आर शोन बिलो। W मीन्स विंस, D मीन ड्रॉ हो गया, L मीन लॉस हो गया। नाउ पुट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ विंस, लूजेस एंड ड्रॉज। तो इन्होंने कहा है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपने उसको करना है टेबल में करना है। तो टेबल बनाते हैं, चले। टेबल में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट एक आ रहा है कि उन्होंने विन्स भी किया है, उन्होंने लूज़ भी किया है, ठीक है, और ड्रॉप भी हुए हैं। तो ये क्या हुए, नंबर ऑफ़ मैचेस, ठीक है, नंबर ऑफ़ मैचेस। तो कितने थे, अगर आप काउंट करें W, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 W हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा लूजेस, तो L को काउंट कर लें, वो थे आपके 16, और ड्रॉ किए थे 9। तो ये आपके पास टेबल रेडी हो गया जो इन्होंने कहा था। आप बेशक इनको प्लस कर लें, इनको टोटल करें, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 40। और आपके क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने खुद ही बता दिया था कि टीम प्लेस 40 मैचेस, इसका मतलब हमारा ये टेबल सही बन गया। तो आप इसके ऊपर लिख लें टेबल, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इन्होंने कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने कहा कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच रिजल्ट ओवर अ सीजन।
ऑफ ईच रिज़ल्ट। तो सबसे पहले हम किसकी कैलकुलेट करेंगे, विन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस विच इज़ 40। सबसे पहले हम विन की करेंगे, तो नंबर ऑफ विन्स मैचेस, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि नंबर ऑफ विन्स मैचेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ विन्स मैचेस कितने थे 15, तो ये आ जाएगा 15/40 और ये आ जाएगा 0.375 और 37.5% लिख लें आगे आप। इसी तरह फिर अगेन हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर लूजेस, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकाल रहे हैं, लूजेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस is equal to 40, number of loses matches is 16, so relative frequency number of loses matches divided by total number of matches। So divided by 40/16 which is 0.4, 16/40 sorry, and that is or 40% आप लिख लें। Now for ड्रॉ हुए, ठीक है। So total number of matches 40, number of draw मैचेस कितने थे 9, ठीक है। तो मेरे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी तो वो आ जाएगी नंबर ऑफ ड्रॉज मैचेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो वो हो जाएगी 9/40, ठीक है, एंड डैट इज़ 0.225 और 22.5%, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है अ कार मेकर recorded the first time that its car came in for mechanical repairs. The results are in the table below. Time taken 0 to 3 months, 3 to 6, 6 to 12, 1 to years, 2 to 3 years, more than 3 years, and number of cars 5, 12, 37, 49, 62 and 35. The assembly line will need to upgrade it if the relative frequency of cars needing mechanical repair in the first year is greater than 25%. अच्छा, यहाँ पे determine if this will be necessary. तो टोटल नंबर ऑफ कार्स उन्होंने कहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्स 200 थी, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स इन फर्स्ट ईयर अगर देखा जाए इन फर्स्ट ईयर तो वो थी 54 अगर आप देखें फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपने क्या करना है 7 + 12 + 5, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपके पास टेबल है ना 0 to 3 मंथ्स का, 3 to 6 मंथ्स, ठीक है, एंड 6 to 12 मंथ्स,
ठीक है। उसके जो नंबर ऑफ़ कार्स थे 5, 12 और 37, आपने जस्ट इनको प्लस करना है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ईयर की बात की है, पहले साल के अंदर अंदर। तो ये 54, तो आपने ये 54 ले लेना, ठीक है। बाकी आपने छोड़ देना, उसको नहीं देखना आपने। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स इन फर्स्ट ईयर that is equal to number of cars in first year, पहले साल में, टोटल नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो ये आ गया 54 डिवाइडेड बाई 200, तो ये 0.27 और 27%। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी of cars in first year is 27%, which is greater than 25% जो उन्होंने दी थी। So it will be necessary to upgrade the assembly line, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20% ज़्यादा आ रहा है, तो इनकी जो रेंज थी उन्होंने खुद ही बता दी वो 25%। तो जाहिर सी बात है 27 ग्रेटर हो गया 25 से, तो इसलिए नेसेसरी हो गया। इसी तरह हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अ मैन्युफैक्चर ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स measures the distance that its shock absorbers can travel before they must be replaced. The results आपके सामने है। नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स इन्होंने बता दिए, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ शॉक absorbers भी बता दिए। The relative frequency of the shock absorber lasting is 0.97 means 97% for a certain guaranteed distance. What is the maximum distance the manufacturer will guarantee so that the relative frequency of the shock absorber lasting is greater than 0? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ शॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शॉक अगर आप टेबल देखें तो वहाँ पर है 1 + 2 + 46 + 61 + 90। तो अगर आप जब इसको करेंगे तो ये 200 आ गया। अब इन्होंने कहा है फर्स्ट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ शॉक्स, ठीक है। हम सबसे पहले नंबर ऑफ शॉक्स को कैलकुलेट करेंगे। सो पहला जो है वो 0 to 2000, तो वो आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ किलोमीटर्स 0 to 2000, 20,000 सॉरी, और 20,000 से 40,000, ठीक है, और 40,000 से 60,000, 60,000 से 80,000 और 80,000 से अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है नंबर ऑफ शॉक, ठीक है, नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर, तो वो था 1 2 46 61 और 90। तो अब आपने इसको कैलकुलेट करना है किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन की थी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू, तो इसको भी हम तकरीबन इसी तरह ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये 2 + 1 हो जाएगा 3,
तो ये 3 + 46 हो जाएगा जो कि 49। अब इस 49 को 61 में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 110। अब इस 110 को 90 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 20,000 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कुमुलेटिव। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास ये आ जाएगा कुमुलेटिव शॉक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शॉक्स। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे बेशक लिख लें, ये कुमुलेटिव है। जब कुमुलेटिव का मतलब होता है कि जब आप प्रीवियस जो है कैलकुलेट को ऐड करते जाएंगे नंबर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/200। 1/200 इज़ 0.005। ठीक है, अब इसके साथ आपके पास आ जाएगा तो ये नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर ज़रा खिचड़ी बन जाएगी। तो आप लिखना यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 40,000। ठीक है, आप इनको लेते जाएं और कैलकुलेट करते जाएं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ कुमुलेटिव शॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शॉक्स। ठीक है, तो वो क्या निकला था आपके सामने 3, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर देखा जाए तो ये 3 निकला है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करते जाएं और लिखते जाएं। 3 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 0.015। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 60,000 किलोमीटर। मैं अब ये लिख नहीं रही, ये आप लिख लीजिएगा ताकि थोड़ी सी वीडियो और शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो 49 डिवाइडेड बाय 200 आप टेबल से देखते जाएं और लिखते जाएं वैल्यूज़ को। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 80,000 किलोमीटर। ठीक है, तो वो आ जाएगा 80,000 में 110 डिवाइडेड बाई 200 0.55। तो अब आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 1 लाख किलोमीटर, तो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 1। अब इन्होंने बात की थी कि आपने क्या करना है, लिखना भी है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैन्युफैक्चरर विल गारंटी सो दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द शो ऑब्जर्वेबल लास्टिंग इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज cumulative frequency reaches 1 means 100% at 1 lakh kilometer. This mean shocks absorbs last up to 1 lakh kilometer. The manufacturer can generate up to 1 lakh kilometer, ensuring a relative frequency ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपकी लास्ट में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो आपने एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था आपको कि ये आपने बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।